गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं धर्मेंद्र साहू आप लोग को स्वागत करते हैं। जैसे कि आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाने जा रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल का ये मेरा 10वां लेक्चर है। जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं आप लोग को एसी सर्किट पढ़ा रहा हूँ और लगभग एसी सर्किट ख़त्म होने वाला है। तो एसी सर्किट में हम आप लोग को प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट, रजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज सर्किट, रजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज सर्किट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों सीरीज सर्किट पढ़ा चुका हूँ। ठीक, यानी मैं आपको सीरीज सर्किट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। आज हम आप लोग को पैरेलल सर्किट पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक, तो हेडिंग क्या है? पैरेलल सर्किट, समांतर परिपथ। तो किसी भी पैरेलल सर्किट को हल करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है ना। किसी भी पैरेलल सर्किट समांतर परिपथ को हल करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक, समांतर परिपथ को हल करने के लिए 3 विधि होती हैं। पहला मेथड क्या है हमारा? फेजर, वेक्टर, वेक्टर या फेजर मेथड, वेक्टर या फेजर मेथड, सदिश या फेजर या प्रतिबाधा विधि। दूसरा क्या है? एडमिटेंस मेथड, प्रवेश्यता विधि। ठीक, एडमिटेंस मेथड। तीसरा क्या है? सदिश बीजगणितीय या सम्मिश्र विधि। ठीक है ना। पहला क्या है? वेक्टर या फेजर मेथड। दूसरा क्या है? एडमिटेंस मेथड। तीसरा क्या है? सदिश बीजगणितीय या सम्मिश्र विधि। तो आपके सिलेबस में यही 2 मेथड है, पहला दूसरा, यानी वेक्टर मेथड है और कौन सा है? प्रवेश्यता विधि है। ठीक, लेकिन हम तीनों बताएंगे, आप लोग को तीनों पढ़ाएंगे चूंकि कंपटीशन में आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहली हेडिंग है बेटा हमारे पास वेक्टर या फेजर मेथड। राइट, वेक्टर या फेजर मेथड। तो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में आपका डिफरेंस क्या होता है, क्या चीज़ मेन होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, लेकिन फिर भी याद दिला दे रहा हूँ। जैसा कि सीरीज सर्किट में आपको बता चुका हूँ, करंट क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक, किसी भी सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है बेटा? समान होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है? सभी एलिमेंट में असमान मिलेगा। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होता है बेटा? वोल्टेज समान मिलेगा, करंट क्या मिलेगा? असमान मिलेगा सभी एलिमेंट में। ठीक है ना। यही प्रॉपर्टी याद रखना, जो इसका बेस है, काम देगा। ठीक, जैसा आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर 2 सर्किट हमारे पास है। ठीक, 2 सर्किट है जो क्या लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है। 2 प्रतिघातक पैरेलल में लगा हुआ है। पहले पहले में R1 है, एक्सल है। ठीक है ना। ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी प्रतिरोध R1 के साथ सीरीज में क्या लगा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस सीरीज में लगा हुआ है। इसे हम ब्रांच 1 मान रहे हैं। दूसरा क्या? प्रतिरोध R2 के साथ सीरीज में क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगा हुआ, जिसे ब्रांच हम क्या मान रहे हैं? 2 मान रहे हैं बेटा। राइट, और इन दोनों को ब्रांच 1 और ब्रांच 2 को मैंने क्या किया बेटा? सीरीज में ऐड कर दिया। राइट, 1 और 2 को मैंने सीरीज में लगा दिया और एसी सप्लाई से क्या कर दिया? मैं इसे जोड़ दिया। यानी यहां से बी वोल्ट और 50 हर्ट्ज की क्या दे रहा हूं? सप्लाई दिया जा रहा है। आई करंट यहां से फ्लो कर रही है। ठीक, जब आई करंट यहां से फ्लो करेगी, यहां पर आई बिंदु, यहां पर आई, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। मान ले रहा हूं इस सर्किट R1 और एक्सल में, यानी ब्रांच 1 में I1 करंट फ्लो कर रही है और यहां से ब्रांच I2 में, यानी ब्रांच 2 में I2 करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। ठीक है ना। जो करंट R2 में होगा वही करंट XC में होगा, और I1 करंट R1 में होगा वही करंट एक्सल में होगा। और दोनों करंट यहाँ पर इस बिंदु पर मिल जाएगी। I1 और I2 मिलकर क्या बन जाएगी? I करंट मिल जाएगी। यानी जितनी करंट यहाँ से इंटर की उतनी करंट यहाँ से क्या हो जाएगी? एग्जिट करेगी। राइट, ये तो रहा आपका डायग्राम। यदि इसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे बेटा तो कैसे बनेगा? जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, जो वोल्टेज यहां पे मिलेगा आपको, ठीक, जो वोल्टेज R2 और XC के अक्रॉस मिलेगा वही वोल्टेज R1 और एक्सल के अक्रॉस मिलेगा। राइट, यानी V वोल्टेज जो इसके अक्रॉस होगा वही V वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। तो मैं पहले बता चुका हूं, वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए बेटा आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है।
ठीक, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है बेटा, हमारा V है, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बना लिया हूँ, B को रेफरेंस मान लिया। ठीक, B को मैंने रेफरेंस खींच लिया, ये लाइन देख रहे हैं, O से मैंने B खींच दिया। और जैसा कि मैं आपको प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट बता चुका हूँ, और रेजिस्टेंस इंडक्टर को सीरीज में पढ़ा चुका हूँ, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में बता चुका हूँ, कैसा है इनका एंगल या कैसा करंट वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होता है भी बता चुका हूँ। तो कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, करंट क्या होता है, 5 डिग्री या 90 डिग्री लीड होता, अग्रगामी होता है। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट 90 डिग्री लीड होता है या 5 डिग्री क्या होगा, लीड यानी अग्रगामी होगा। इसमें क्या I2 करंट फ्लो कर रही है। तो मैं मान लिया कि वोल्टेज से φ2 कोण क्या है, करंट लीड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लीड बना दिया, φ2 डिग्री वोल्टेज से क्या लीड है, यहाँ I2 बना दिया। इस I2 φ2 वोल्टेज से कितना है, φ2 डिग्री लीड है, अग्रगामी है। तो इसमें क्या होगा, I1 करंट क्या होगा, वोल्टेज से 5 डिग्री या φ1, यहाँ φ1 मान लिया एंगल कितना है, लैग होगा, पश्चगामी होगा। तो ये आप देख रहे हैं वोल्टेज से, ये वोल्टेज है, वोल्टेज से क्या है I1 φ1 डिग्री कितना है, पश्चगामी यानी लैगिंग है, राइट। I1 I2 का रिजल्टेंट क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, I यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ठीक, मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज बना लिया। यहाँ से आपका रिजल्टेंट करंट आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पर रिजल्टेंट करंट ज्ञात करने के लिए आपको इसके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं वर्टिकल कंपोनेंट साइन में डिवाइड होता है बेटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी को कास में डिवाइड करता है। ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट साइन में हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल किस में हो जाएगा बेटा, कास में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जिसे डिवाइड कर रहे हो उसको यहाँ पे मल्टी करो, यहाँ पे मल्टी करो, ठीक, मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे जैसा मैं थ्योरी लिखा हूं, जैसा कि चीज से स्पष्ट है कि दो प्रतिघातक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दोनों प्रतिघातों के आर पार वोल्टता समान है, यानी ये वोल्टेज क्या है, समान है, लेकिन करंट का मान क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा, राइट। करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ब्रांच 1 में, यानी ब्रांच इसमें, ब्रांच 1 में यहां से अगर इम्पीडेंस निकाले Z1 बराबर क्या मिल जाएगा, √R1² प्लस XL²। उसी प्रकार ब्रांच 2 में क्या मिल जाएगा, Z2 बराबर R2² प्लस XC²। यानी यहाँ का इम्पीडेंस मैंने क्या मान लिया बेटा, यहाँ का इम्पीडेंस मैंने Z1 मान लिया, और यहाँ का इम्पीडेंस मैंने क्या मान लिया, Z2 मान लिया, राइट। तो यहाँ से आप क्या आ गया कि ब्रांच 1 में इम्पीडेंस Z1 बराबर √R1² प्लस XL²। उसी प्रकार यदि यहाँ पे करंट निकालेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, I1 बराबर B/Z1, और पावर फैक्टर निकालोगे cos फाइव बराबर मिल जाएगा क्या बेटा, R1/Z1। ठीक, cos फाइव बराबर R1/Z1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एज ए इंडक्टिव नेचर है, इंडक्टिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जहां करंट I1 वोल्टेज V से क्या होगा, फाई कोण लैग होगा। ठीक, वही तरीका निकालो सिविल, इसी से आप पता कर लेंगे कौन लैग है कौन पीछे होगा, कैपेसिटिव और इंडक्टिव में, ठीक है। इसी प्रकार ब्रांच 2 में बेटा क्या हो जाएगा, Z2 बराबर √R2² प्लस XC²। और यहां से यदि करंट निकालेंगे B/Z2 हो जाएगा, और पावर फैक्टर निकालेंगे क्या हो जाएगा बेटा, R2/Z2 हो जाएगा, राइट। और करंट यहाँ क्या है, I2 वोल्टेज से फाई कोण क्या है, लीड है, ठीक है, यानी अग्रगामी है। इसमें पश्चगामी था, इसमें अग्रगामी है। अब आपको रिजल्टेंट करंट निकालने के लिए समय बताया गया, समांतर चतुर्भुज का आपको निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट करंट निकालने के लिए मैंने क्या, परिणामी धारा I, शाखा धारा I1 I2 का क्या होता है, सदिश योग होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ से I1 I2 क्या होगा बेटा, इन दोनों का क्या होगा, सदिश सम होगा। जो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के नियम से यहाँ पर रिजल्टेंट करंट ज्ञात कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या, परिणामी धारा I शाखा I1 I2 का क्या होता है, सदिश योग होता है। इसे समांतर चतुर्भुज सदिश नियम से क्या कर लेते हैं बेटा, ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम, दो डायग्राम बनाए गए हैं, इस डायग्राम को पहले देखना। मैंने क्या बताया कि I1 I2 को मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या कर लेते हैं बेटा, डिवाइड कर लेते हैं।
कि जैसा कि यहाँ फिर से देखना आप, I2 इधर है, I1 इधर है, ठीक है ना। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, I2 साइन फाई टू, राइट। इसका क्या हो जाएगा, I1 साइन फाई वन। ये नीचे की ओर लगेगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर लगेगा, यानी I1 साइन फाई वन नीचे की ओर कार्य करेगा, ये ऊपर की ओर कार्य करेगा। और इसका क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट I2 cos फाई टू क्षैतिज में काम करेगा। उसी प्रकार यहाँ I1 I1 cos फाई वन इधर भी काम करेगा, यानी दोनों एक ही दिशा में करेंगे। तो आप देख रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, विपरीत दिशा में काम कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है बेटा, एक ही दिशा में काम कर रहा है तो ऐड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ चित्र से देखिए, ये देख रहे हैं I2 साइन फाई टू इधर की ओर, और ये I1 साइन फाई वन इधर की ओर, और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज कितने हैं, I1 cos फाई यहाँ है और I2 cos फाई टू यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों ऐड हो जाएगा। इस डायग्राम में देखना, मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर दिया, I1 cos फाई वन प्लस I2 cos फाई, चूंकि एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे, एक ही दिशा में लग रहे थे, लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर जो घटक है बेटा क्या है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट घटक क्या हो जाएगा, दोनों का माइनस हो जाएगा या अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया I1 साइन फाई वन माइनस I2 साइन फाई टू, दोनों क्या हो गया, अंतर निकाल लेंगे। इससे क्या निकाल लेंगे आप, रिजल्टेंट घटक निकाल लेंगे, ठीक। चलें आगे, तो ये ध्यान देना, I1 तथा I2 को उनके यक्ष क्रियाशील यानी यक्ष घटक तथा y अभिक्रियाशील घटकों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, यानी एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है ना। एक्टिव कंपोनेंट को यक्ष क्रियाशील बोलेंगे और रिएक्टिव कंपोनेंट को y अभिक्रियाशील बोलेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हूँ, I1 एवं I2 का क्रियाशील एक्टिव घटकों का योग क्या हो जाएगा, यानी क्षैतिज घटक I1 cos फाई वन प्लस I2 cos फाई, जैसा कि पीछे चित्र में दिखाया हूँ, ठीक। इसी प्रकार I1 I2 का अभिक्रियाशील घटक यानी रिएक्टिव घटक का योग क्या हो जाएगा बेटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट हो, पीछे दिखा चुका हूँ, I2 साइन फाई टू माइनस I1 साइन फाई हो गया बेटा, ठीक है ना। इस चित्र से देखना, यहाँ से ये क्या है, ये वर्टिकल यानी रिएक्टिव घटक है, एक ऐसा है ये एक्टिव घटक हॉरिजॉन्टल है, राइट। अब ध्यान देना, तो हमारा क्या आ गया, एक्टिव कंपोनेंट आ गया बेटा, ये क्या हो गया, रिएक्टिव कंपोनेंट आ गया। इसको क्या क्षैतिज घटक बोलेंगे, यानी क्षैतिज घटक I cos फाई हो जाएगा, I cos फाई बराबर I1 cos फाई वन प्लस I2 cos फाई वन, दिस इज इक्वेशन 1, राइट। y अक्ष घटक यानी वर्टिकल घटक I साइन फाई बराबर I2 साइन फाई टू अंतर I1 साइन फाई वन, दिस इज इक्वेशन 2। परिणामी घटक कैसे निकालेंगे आप, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, या दोनों इक्वेशन का वर्ग करके क्या करने पर, ऐड करने पर, दोनों इक्वेशन का वर्ग कर दो, क्या कर दो, जोड़ दो। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि दोनों इक्वेशन को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण एक तरह वर्ग करके जोड़ने पर। तो यहाँ पर आपको यहाँ से ध्यान देना, I1 cos फाई वन स्क्वायर cos फाई स्क्वायर प्लस I साइन फाई स्क्वायर बराबर I1 cos फाई वन प्लस I2 cos फाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका पूरा वर्ग करेंगे। इस प्रकार I2 साइन फाई टू माइनस I1 साइन फाई वन का होल स्क्वायर हो गया, राइट। यहाँ से आप देखेंगे cos फाई स्क्वायर प्लस साइन फाई स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बचा आपका I स्क्वायर, तो I स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, I1 cos फाई वन प्लस I2 cos फाई टू का होल स्क्वायर प्लस I2 साइन फाई टू माइनस I1 साइन फाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से I बराबर मिल जाएगा अंडर रूट में बेटा आपको मिल जाएगा I1 cos फाई वन प्लस I2 cos फाई टू का होल स्क्वायर प्लस I2 साइन फाई टू माइनस I1 साइन फाई वन का होल स्क्वायर, ठीक। ये चीज आपको मिल जाएगा। अब आपको tan फाई चाहिए, राइट, tan फाई, तो यहां से ध्यान देना, tan बराबर होता क्या चीज है, आधार बटा कर्ण, tan बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहां से आप देखेंगे तो आपका आधार क्या है, ये चीज है, ये चीज आपका क्या है, आधार है, यानी OA क्या है आपका, आधार है, ठीक। और लंब क्या होगा, ये वाला सिरा, यानी आपका आधार I1 cos फाई वन होगा प्लस I2 cos फाई टू, ये आधार हो जाएगा, और आपका लंब क्या हो जाएगा, I1 साइन फाई वन माइनस I2 साइन फाई टू,
ये क्या हो जाएगा बेटा, लंब हो जाएगा, राइट। तो tan फाई की यदि वैल्यू होगा तो क्या होता है, आधार यानी ओ ए बटा ये वाला सिरा ओ बी, ठीक। तो यही चीज आपका आ जाएगा tan फाई बराबर यहाँ पर y घटक और यस घटक, यानी I2 sin फाई टू माइनस I1 sin फाई वन अपान I1 cos फाई वन प्लस I2 cos फाई टू। ये चीज आपको मिल गया। आगे चलें, आगे आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos फाई। यदि cos फाई पावर फैक्टर यानी cos पावर फैक्टर को cos से डिनोट करते हैं तो यहां से cos बराबर क्या हो जाएगा आपका, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आपका आधार क्या है बेटा, ये है ओ ए, और कर्ण क्या मिलेगा, ये आई, यहाँ आपको आई मिल रही है ना, ये आई मिल जाएगा कर्ण, यानी आई cos फाई बराबर हो जाएगा I1 cos फाई वन प्लस I2 cos फाई टू अपान आई। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या मिल गया बेटा, I1 cos फाई वन प्लस I2 cos फाई टू अपान आई, ठीक है। जैसा कि चीज से ये मिल गया आपको आधार बटा कर्ण से, ठीक। ये तो रहा वेक्टर मेथड कि आप कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, आई निकालेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, इम्पीडेंस निकालेंगे, ठीक, करंट निकालेंगे। अब अगला मेथड देखते हैं एडमिटेंस मेथड, प्रपेक्षता विधि। प्रपेक्षता की परिभाषा क्या होती है कि इम्पीडेंस के रिवर्स होता है, यानी प्रतिबाधा के उल्टा को क्या बोलते हैं, प्रपेक्षता कहते हैं, ठीक ना। प्रतिबाधा के उल्टा को क्या बोलते हैं, प्रपेक्षता बोलते हैं। इसे किससे, वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वाई अच्छे से नहीं, वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एडमिटेंस यानी प्रपेक्षता वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/z, वाई बराबर 1/z, प्रतिबाधा के उल्टा को प्रपेक्षता बोलते हैं। अब आपकी जेड बराबर क्या होता है, यानी रजिस्टेंस बराबर क्या होता है, बी अपान आर होता है, प्रतिरोध आर, ठीक है। सॉरी, जेड बराबर वोल्टेज अपान करंट, प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपान करंट, तो क्या जेड प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहां पे जब रखेंगे 1/V/जेड की जगह आई, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा I/B बचेगा। तो वही चीज मैं डायरेक्ट लिखा हूं, आई क्या है, आई की मात्रा एम्पियर होता है, अब V की मात्रा वोल्ट होता है। तो वाई बराबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको RMS एम्पियर में अपान RMS वोल्टेज में, यानी करंट का RMS वैल्यू अपान वोल्टेज का RMS वैल्यू का रेशियो क्या कहलाएगा, एडमिटेंस कहलाएगा। जस्ट ही इम्पीडेंस का उल्टा, इसका मात्रा क्या उल्टा हो जाएगा, एपिडेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा, ठीक है ना। ओम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो मोह को कैसे प्रदर्शित करेंगे बेटा, ऐसा प्रदर्शित करेंगे, ये मोह को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब जिस प्रकार आप देख रहे हैं इम्पीडेंस के दो घटक होते हैं, एक आर होता है, एक यक्स होता है, उसी प्रकार वाई के भी दो घटक होंगे, एक क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाता है, एक कहलाता है सस्पेटेंस कहलाता है। कंडक्टेंस को जी से प्रदर्शित करते हैं और सस्पेटेंस को बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जैसा कि मैं लिखा हूं, जिस प्रकार जेड दो घटक आर तथा यक्स में बटा होता है, उसी प्रकार वाई यानी एडमिटेंस, ठीक है ना, ये क्या इम्पीडेंस, ये क्या एडमिटेंस, उसी प्रकार एडमिटेंस वाई भी दो घटकों में क्या होता है, डिवाइड होता है। यक्स घटक को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस यानी चालकता बोलते हैं, यक्स घटक को चालकता बोलते हैं, जिससे क्या प्रदर्शित करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, ठीक। उसी प्रकार वाई घटक को अनुकारता सस्पेटेंस बोलते हैं, जिसे बी से डिनोट बोलते हैं, ठीक, बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या इम्पीडेंस के घटक हैं, जेड, यक्स और आर। ये क्या एडमिटेंस के घटक हैं, एडमिटेंस ये है, ये क्या है, कंडक्टेंस है, ये क्या है, सस्पेटेंस है, यानी चालकता और अनुकारता। अनुकारता को बी से प्रदर्शित करेंगे और इसको जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे चलें, ये फाई क्या है, एंगल है। कंडक्टेंस जी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, यहां से ध्यान देना, फिर से चीज से देखते हैं। यहां से आपको यदि कास निकाला जाए, कास बराबर क्या मिलेगा, आधार बटा कर्ण,
यानी आपको कंडक्टेंस और एडमिटेंस में रिलेशन निकालना है। तो कास फाई बराबर क्या मिल जाएगा, आधार यानी जी बटा कण यानी वाई मिल जाएगा। तो जी बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर जी बराबर मिल जाएगा वाई कास फाई, राइट। तो वाई की वैल्यू क्या है, 1/z रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिखा हूं कि कंडक्टेंस जी बराबर क्या मिल जाएगा, जी बराबर वाई कास फाई, यहाँ से कास बराबर जी अपान वाई। तो यहाँ मुझे जी चाहिए, कंडक्टेंस जी चाहिए, तो वाई की वैल्यू क्या, 1/z, चूंकि इम्पीडेंस का उल्टा होता है, कास फाई बराबर आप जानते हैं r/z। तो क्या हो गया, जी बराबर मिल जाएगा r/z²। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, r² + x²। तो जी बराबर क्या मिल गया, r/√में r² + x² मिल गया ये। और सस्पेटेंस क्या होता है, अब आपको बी और वाई में रिलेशन चाहिए, तब इस फिगर से देखना, यानी बी और वाई में रिलेशन चाहिए, यानी लंब और कर्ण में चाहिए। लंब और कर्ण में कौन रिलेशन बताता है, साइन। तो यहाँ पे साइन बराबर क्या मिल जाएगा आपको, साइन फाई बराबर बी अपान वाई लंब बटा कर्ण। तो बी बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, वाई इंटू साइन फाई, बी बराबर वाई इंटू साइन फाई। यहाँ पे ध्यान देना, तो मैं क्या लिखा हूं, सस्पेटेंस। अभी जी बराबर क्या मिलेगा, r/√r² + x²। तो सस्पेटेंस इसी प्रकार बी बराबर क्या मिल जाएगा, वाई साइन फाई, बी बराबर वाई के मान 1/z, और साइन फाई बराबर क्या मिल जाएगा, x/z। यहां से आप निकाल सकते हैं साइन फाई बराबर क्या, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है, यक्स लंब है, कर्ण क्या है, जेड है। तो साइन फाई बराबर x/z हो जाएगा यहां से। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, x/z बेटा, ठीक है, वाई है, ठीक। वाई का मान रखा 1/z, साइन फाई का मान x/z, ये क्या हो गया, x/z²। तो z² की वैल्यू क्या होती है, बी बराबर मिल जाएगा x/√में r² + x²। ये मिल गया आपको सस्पेटेंस यानी अनुकारता बी, ठीक। कंडक्टेंस चालकता को जी से डिनोट करते हैं, जैसा बता चुका हूं, अनुकारता को बी से डिनोट करता हूं। हमारा जी बराबर यहाँ पर क्या मिल गया, r/√में r² + x²। सस्पेटेंस बी बराबर क्या मिल गया यहाँ पर, x/√में r² + x²। अब आपको चाहिए क्या बेटा, एडमिटेंस वाई चाहिए, ठीक, एडमिटेंस वाई चाहिए। अब ध्यान देना, इस फिगर से देखना, एडमिटेंस वाई बराबर क्या मिल जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। तो यहां से एडमिटेंस वाई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, g² + b², ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर हम 3 कंपोनेंट लेके चल रहा हूं, ठीक है, 3 रिएक्टर लेके चल रहा हूं, ठीक, जिसमें इस एक का मान G1 है, दूसरे का नाम V1 है, यानी इंडक्टिव, यहां पर इंडक्टर को V1 से पहला सर्किट में डिनोट कर रहा हूं, और यानी सीरीज, ध्यान देना, सॉरी, यहां पर मतलब इंडक्टर का जो सस्पेटेंस होता है बी, वो क्या होता है, माइनस में होगा, ठीक है ना। इंडक्टर का जो सस्पेटेंस होगा, यानी बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, यानी B1 B2 यहां माइनस होगा, ध्यान देना। वहां पर क्या होता था, कैपेसिटेंस माइनस में होता था, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये माइनस में होगा। तो यहां पर G1 V1 चालकता, दूसरा चालकता G2 अनुकारता V2, तीसरा G3, ये क्या है, B3। ये क्या है, इंडक्टर नहीं है, यहां पर C लगा हुआ है, ध्यान देना। B3 क्या, C है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टिव है, यानी कैपेसिटर सस्पेटेंस है। ये इंडक्टिव सस्पेटेंस है, ये भी इंडक्टिव सस्पेटेंस है, लेकिन क्या है, कैपेसिटर सस्पेटेंस है, ठीक है। तो यहां से वी वोल्टेज का सप्लाई दी जा रही है, वी वोल्टेज सप्लाई दी जा रही है यहां से, और इसमें क्या बेटा, आई करंट फ्लो कर रही है। तो मान रहे हो इस सर्किट में यहां से I1 करंट जा रही है, यहां पर I2 करंट, और इस सर्किट में I3 करंट, और यहां इस पॉइंट पे तीनों करंट मिल जा रही है, फिर I1 जा रही है, ठीक है। जैसा कि थ्योरी लिखा, जहां G1 G2 G3 क्या विभिन्न शाखाओं की क्या है, कंडक्टेंस है, और B1 B2 B3 क्या है, सस्पेटेंस है, शाखा की क्या है, अनुकारता है,
ठीक है। G1 G2 G3 क्या है, अलग अलग शाखाओं की कंडक्टेंस है, और B1 B2 क्या थी बेटा, अनुकारता थी। तो टोटल यदि कंडक्टेंस पूछा जाए तो तीनों जुड़ जाएंगे, G1 G2 G3, ये सभी प्लस में होंगे। चाहे सस्पेटेंस मतलब कैपेसिटिव सस्पेटेंस हो, चाहे इंडक्टिव सस्पेटेंस हो, चाहे सॉरी कंडक्टेंस, यानी ध्यान देना फिर से, चाहे इंडक्टिव कंडक्टेंस हो, चाहे कैपेसिटिव कंडक्टेंस हो। कंडक्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि सस्पेटेंस की बात करें यानी अनुकारता, तो कैपेसिटिव अनुकारता क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इंडक्टिव पीरियड की अनुकारता क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। यानी यहाँ B1 B2 क्या होगा, माइनस में होगा, और जबकि चालकता क्या होगा, चाहे इंडक्टिव चालकता हो चाहे कैपेसिटिव चालकता हो, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं G1 बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3 मिल गया टोटल कंडक्टेंस, और टोटल सस्पेटेंस है, टोटल अनुकारता B बराबर क्या मिल जाएगा, -B1 -B2 प्लस B3। यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव अनुकारता B1 है और B2 भी इंडक्टिव अनुकारता है, तो क्या निगेटिव होगा, और ये क्या है, कैपेसिटिव अनुकारता है, C है। यहाँ पर फेरे नहीं लगे हैं, C है, कैपेसिटर है। ठीक है ना, ये क्या है, कैपेसिटर है। तो क्या है, प्लस होगा, B3 हमारा पॉजिटिव होगा, तो V बराबर क्या मिल जाएगा, -B1 प्लस B2 प्लस B3। करंट I बराबर क्या मिल जाएगा, I बराबर V इंटू एडमिटेंस Y। कास फाई बराबर क्या मिल जाएगा, G/Y। यहां से आप निकाल सकते हैं कास फाई बराबर G/Y। ठीक है ना, G/Y मिल जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल। ठीक है, ये मिल गया आपको बेटा। तो यहां तक तो थ्योरी हो गई, और जो 8वां लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, तो कुछ बच्चों ने देखा था और कमेंट किया था कि सर उसको बता दीजिए उस सवाल को। तो हम उन 2 सवालों को लिया हूँ। ठीक, मुझे अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने पूछा सवाल, यानी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो उन 2 सवाल को लिया हूँ। ठीक, लगाने का प्रयास करना, न समझ में आए तो फिर से कमेंट करना, फिर से बताएंगे। तो पहला सवाल क्या था बेटा हमारा, कि एक संधारित्र तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़े हुए हैं। एक संधारित्र तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ द्वारा ली गई धारा 4 एम्पियर है तथा शक्ति व्यय 160 वाट है, तो संधारित्र की धारिता प्रतिरोधक का प्रतिरोध, परिपथ की प्रतिबाधा तथा शक्ति गुणांक ज्ञात करना है आपसे। क्या क्या पूछ रहा है, संधारित्र की धारिता C पूछ रहा है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी परिपथ की प्रतिबाधा Z पूछ रहा है, पावर फैक्टर cos फाई पूछ रहा है, और आपसे क्या कह रहा है कि परिपथ सदिश आरेख भी खींचो। तो मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, सवाल लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या दे रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है, और इस सवाल को लगाने के लिए यानी उस पैरामीटर को ज्ञात करने के लिए जो पूछ रहा है कौन से फार्मूले लगेंगे। अगर ये 3 चीजें आपको पता होगी तभी सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। और इस चैप्टर से एग्जाम में एक सवाल फिक्स से आना, इसलिए एक एक सवाल को हम हर एक पैरामीटर के एक एक सवाल बताते जा रहे हैं। तो क्या क्या दे रहा है बेटा, V दे रहा है 100 वोल्ट, करंट 4 एम्पियर, पावर लॉस कितना हो रहा है 160 वाट, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रही है। इतना तो दे रहा है। आपसे पूछ क्या रहा, धारिता C, R पूछ रहा है, Z पूछ रहा है, और पावर फैक्टर पूछ रहा है। ठीक, चलें यहां पर मैंने सर्किट बना लिया। ठीक है ना, यानी R और C क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, सर्किट को बना लिया। R और C क्या कर लिया, सीरीज में लगा दिया। ठीक है, R और C को बेटा मैंने सीरीज में लगा दिया। जैसा कि यदि आप वेक्टर डायग्राम बनाएंगे पूछ रहा है, आप जानते हैं जो करंट यहां फ्लो करेगी वही करंट इसमें फ्लो करेगी, यानी करंट यहां पे रिफरेंस हो गया, करंट रिफरेंस हो गया। जैसा कि आप जानते हैं रजिस्टर में जो फेज एंगल होता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच कोई एंगल नहीं होता है, कोई फेजर नहीं होता है, पैरेलल होते हैं। तो मैंने क्या बना दिया, इसी पे मैंने VR बना दिया, यानी इसी पे करंट पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। और कैपेसिटर में जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, करंट लीड होता है या दूसरे माध्यम से वोल्टेज क्या होता है, लैग होता है। वोल्टेज लैग यानी पश्चगामी है, तो यहाँ से वोल्टेज बना दिया, BC बना दिया, और रिजल्टेंट वोल्टेज भी प्राप्त हो गया। ये VR है, BC है, V राइट, फाई एंगल है। हम 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दी जा रही थी, तो
जेड बराबर क्या मिलता है, वी अपान आई। पहला पॉइंट प्रतिबाधा निकाल, जेड बराबर वी अपान आई। वोल्टेज 100 दे रहा था, 4 एम्पेयर करंट यहाँ फ्लो कर रही थी, चूंकि जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तो कितना आ गया एपिडेंस, कितना आ गया बेटा, जेड बराबर 25 एम्पियर आ गया। ठीक ना, आपको जेड बराबर कितना आ गया, 25 एम्पियर आ गया। अब आपको पावर लॉस 160 वाट दे रहा था, तो पावर लॉस डब्ल्यू बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से प्रतिरोध भी पूछ रहा था, आर बराबर क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू अपान आई स्क्वायर। 160 वाट पावर लॉस हो रहा था और आई का मान 4 एम्पियर दे रहा है, 4 इंटू फिर कितना आ जाएगा 10 ओम। क्या आ गया आपका, रेजिस्टेंस आ गया। प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 10 ओम आ गया। अब आपसे सी पूछ रहा था, तो सी निकालने के लिए आपको यक्सी निकालना चाहिए, और यक्सी बराबर जैसे जानते हैं कि 2 पाई क्या होता है, एफसी होता है। तो यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी का मान आ जाएगा, एफ का मान पता ही है, पाई का मान पता ही है, सभी का मान रख के सी पैरामीटर को निकाला जा सकता है। तो मैं पहले सी निकाल रहा हूं यहां से। तो जैसा कि आप जानते हैं जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यक्सी का होल स्क्वायर। तो यही बराबर क्या मिल जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो एक्सी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा आपका, जेड स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर। तो वही मान रहे एक्सी बराबर रूट में क्या मिल जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां पर मैंने जेड की वैल्यू रखा 25 ओम, अभी निकाल रहा हूं ये, और आर 10 ओम वैल्यू रखा। एक्सी बराबर क्या मिल जाए, अंडर रूट में 625 माइनस 100, यही टोटल आ गया अंडर रूट में 525। एक्सी की वैल्यू कितना आ गया, 22.91 ओम। एक्सी का मान कितना आ गया बेटा, 22.91 ओम, राइट। अब आप एक्सी बराबर आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए, सी चाहिए। एक्सी बराबर मैंने क्या किया यहाँ पे 1/2 पाई एफ सी से, ठीक है। तो सी बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 पाई एक्सी, 1/2 पाई एफ एक्सी। तो यहाँ पे सी बराबर मिल गया 1/2, पाई का मान 3.142, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, और एक्सी की वैल्यू अभी निकाले 22.91, यहाँ पर रखा 22.91, ठीक। जब इसे हल किया गया तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको बेटा सी बराबर 0.000139 फैराड, या इसके माइक्रो फैराड में बना लेंगे। सी बराबर मिल जाएगा 139 माइक्रो फैराड, इतना आपका कैपेसिटर मिल गया। और कास फाइव बराबर पूछ रहा था, तो आर बराबर आर 5 जेड होता है, कास फाइव बराबर पावर फैक्टर कास फाइव बराबर आर 5 जेड। आर की वैल्यू 10 ओम निकाले हैं, जेड 25 ओम, हर करेंगे क्या हो जाएगा 0.4, कैसा लीडिंग करंट क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटी नेचर है तो करंट लीड होगा। कास फाइव बराबर 0.4 आ गया। कैसा इसका नेचर कैसा होगा, लीडिंग नेचर होगा। यहां पर आप लिख सकते हैं कि लीडिंग नेचर, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संधारित्र के साथ श्रेणी में जुड़े आप्रेरण की प्रतिरोध के आर पार 50 हर्ट्ज पर, ध्यान सुनना, किसी संधारित्र के साथ श्रेणी में जुड़े आप्रेरण की प्रतिरोध के आर पार 50 हर्ट्ज पर 125 वोल्ट की वोल्टता प्रयुक्त की जाती है, ठीक। परिपथ धारा कितना है, 2.5 एम्पियर है। प्रतिरोध में शक्ति हानि 125 वाट है। संधारित्र में शक्ति हानि नगण्य है, यानी कैपेसिटी में पावर लॉस क्या है, नगण्य है। प्रतिरोध तथा धारिता ज्ञात करो, यानी आर पूछ रहा है और सी पूछ रहा है, तो जो जो दिया है उसे लिख ले रहा हूं। फ्रीक्वेंसी दे रहा है 50 हर्ट्ज, पावर लॉस 125 वाट, सप्लाई वोल्टेज 125 वोल्ट, और करंट 2.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस पूछ रहा है और कैपेसिटर पूछ रहा है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप पावर लॉस दे रहा है, करंट दे रहा है, तो क्या निकालेंगे आप, पावर लॉस पी बराबर आई स्क्वायर आर से, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो पावर लॉस बराबर 125, यहाँ पर करंट का मान 2.5 इंटू आर, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा 125/2.5, कितना आ गया बेटा 20 ओम आ गया। करंट का मान कितना आ गया 20 ओम। अब आपको कैपेसिटर चाहिए, कैपेसिटर निकालने के लिए आपको एक्सी चाहिए, क्योंकि एक्सी बराबर क्या मिलेगा 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ से आप सी की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले एक्सी निकालेंगे, ठीक है। एक्सी निकालने के लिए जेड चाहिए, तो जेड बराबर क्या मिल जाएगा, बी अपान आई से आप जेड निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जेड बराबर बी अपान आई, बी की मान 125 अपान करेंट 2.5 अभी निकाल रहे हैं, कितना आ गया 50 ओम आ गया। जेड बराबर 50 ओम यहाँ पे आ गया। तो जैसा कि आप जानते हैं जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्सी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी एक्सी बराबर अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया बेटा। तो एक्सी बराबर अंडर रूट में जेड का मान 50 ओम,
अभी निकाल रहे हैं। आर का मान पीछे निकाले हैं 20 ओम, हल करेंगे कितना आ गया अंडर रूट में 2100, जब इसका रूट में निकालेंगे तो क्या हो गया एक्सी बराबर 45.83 ओम आ गया बेटा, एक्सी बराबर 45.83 ओम। तो एक्सी बराबर जैसा कि आप जानते हैं बेटा 1/2 पाई एफ सी, ठीक है ना। तो सी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1/2 पाई एफ इंटू एक्सी, सी बराबर 1/2 पाई का मान 3.142, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रहा है और एक्सी का मान अभी निकाले हैं 45.83, इसका मल्टीप्लाई किया सी बराबर कितना आएगा 1/14,396.644, ठीक। यही सी बराबर कितना आएगा 0.0000695 फायरड या 69.5 माइक्रो फायरड आ जाएगा, इतना कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक। वीडियो देखना, ठीक। जाना समझ आए कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।